जी सर। आप कोई दिखेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ आप लोग जुड़े हैं। जी सर, शुरू करें। जी सर। यस सर। जी सर। ओके। चलिए, तो कोई प्रश्न इस बीच में आपके दिमाग में आया हो तो? सर एक प्रश्न ये पूछना था सर, हाइपोथेसिस के लिए जैसे अभी आपने कहा कि सर हम लोग रिसर्च में नल हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं करते, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल ही बनती है, जबकि सर मैंने अभी तक इसका उल्टा सुना था सर कि नल बनाते हैं सर और नल अगर एक्सेप्ट रिजेक्ट होती है देन जो है वो काम आती है। तो सर इसका रेफरेंस सर कुछ मिलेगा देन की अगर मैं किसी से कहूँ तो सर रेफरेंस भी दे सकूँ इसका? अच्छी किताब पढ़िए, जॉन डब्ल्यू बेस्ट को पढ़िए, बेस्ट ही पढ़ ले, वो बेसिक बुक है वो। उसके अलावा और जो अच्छी किताबें हैं जैसे स्टैटिस्टिकल रीजनिंग की किताब है वाइले की, ये मिनिमम बेयर एंड किंग, रेड कलर की किताब है, मिनिमम बेयर एंड किंग, है ना, वाइले से पब्लिश होती है। इसके अलावा आप क्रेसवेल भी पढ़ सकते हैं। यस। ठीक है, और किसी के जैसी किताब है ना, बेस्ट के जैसी PHI से एक और पब्लिश होती है, रिसर्च एंड एजुकेशन नाम है उसका, भी नाम अभी बता दूंगा ऑथर का। और बाकी आगे लिंक बुक ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि कोई एक किताब जो आप पढ़ रहे हैं उसमें फिर रेफर किए रहती हैं आगे और किताबें, जी जी, लिंक होता चला जाएगा। ठीक है। और सर एक चीज और सर ऐसा क्या कारण है सर हिंदी माध्यम में सर ये बुक्स इतने अच्छे प्रोफेसर सर अवेलेबल हैं ऑलरेडी इंडिया में भी, तो सर वो इस तरफ सर काम क्यों नहीं करते? कोई हिंदी बेल्ट के छात्रों के लिए सर कोई अच्छी रिसर्च की बुक क्यों नहीं तैयार की? गलती है सर, मेरी भी गलती है। नहीं सर मैं मतलब सर थोड़ा सा मैं उस पर चाहता हूँ सर कि सर इस पे अगर इसकी तरफ काम किया जाए तो क्या आगे सर क्या किया जा सकता है या क्या मेहनत की जा सकती है? सर एक्चुअली आप ऐसे समझिए कि ऐसे ऐसे ऑथर्स भी हैं जो एक एक महीने में एक किताब निकाल देते हैं। लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए आते हैं इतनी किताबें लेके, ढेर, ठीक। लेकिन जेन्युइनली देखा जाए तो किताब लिखना बड़ा श्रम साध्य काम है। अच्छी किताब लिखना, ऐसी किताब नाम के लिए किताब भर लिख देना एक अलग मामला है, लेकिन अच्छी किताब लिखना बड़ा मेहनत का काम, बहुत मेहनत का काम है। ठीक है, तो और उसके लिए एक कंटिन्यूटी में तपस्या की तरह बैठना होता है लगातार। ऑलमोस्ट लाइफ टाइम ले लेता है सर एक बुक, बाकी तो केवल रिव्यू करते रहते हैं और उसका रिप्रिंट निकालते हैं। जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने कब लिखी थी सर, उसको अपडेट केवल किया उन्होंने इधर। दूसरा जैसे एक बहुत रिसर्च में बहुत बड़ा नाम, अच्छा नाम, जिनकी समझ बहुत अच्छी है, जिनको मैं मानता हूँ कि रिसर्च की बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, प्रोफेसर DN सनसनवाल साहब। यस सर। उन्होंने रिटायर होने के बाद लिख पाए हुए किताब रिसर्च की। अब उन्होंने लिखी है किताब, शिप्रा से उनकी पब्लिश हुई है। हिंदी मीडियम में है सर? आ गई है सर? इंग्लिश में है वो भी, दिक्कत यही है जी। इंग्लिश में तो सर अवेलेबल है सर। है क्या, एक और चीज समझिए पावक जी, आप लोग सब सिस्टम में बहुत सारे लोग होंगे भी, ये और ये हमारे इंडिया में नहीं, सब जगह है, द रिवॉर्ड ऑफ गुड वर्क इज मोर वर्क। तो जो लोग काम करने वाले होते हैं उनके पास काम बढ़ता जाता है, घटता नहीं है कभी भी। यस सर, ये समस्या तो है। और ये किताब लिखने के लिए समय की बड़ी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए कभी अच्छे कुछ विश्वविद्यालयों ने की थी प्रैक्टिस लो, लेकिन जो इंडिया में सस्टेन नहीं कर पाई। इंटरनेशनली कुछ यूनिवर्सिटी ये काम करती हैं, प्रोफेसर अपॉइंट करती हैं सिर्फ और सिर्फ किताब लिखने के लिए। नहीं तो सर जो है सर ऐसा क्यों नहीं किया गया सर कि चैप्टर डिवाइड करके अलग अलग लोगों से मिक्स करके फिर वो बात अच्छे लोगों को, फिर वो बात नहीं आती। जो भी अच्छी आप किताब पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको अभी मैं जैसे उसका मिनिमम किंग का ले रहा था एग्जांपल, उसने शुरुआत में ही एक प्रॉब्लम बताई है रिसर्च की, उसने पूरी बुक में उसी प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। एक बार लिख दी एक समस्या, पूरी कनेक्टेड होती है। वो ऐसे जैसे सामने बैठ के कोई आपको कहानी सुना रहा हो। AK सिंह साहब ने जो लिखी है किताब, वो ऐसे ही लगेगी आपको जैसे आपको सामने बैठ के कहानी सुना रहे हो।
तो मेहनत का काम है। और फिर लोगों का क्राइसिस बहुत है, अच्छे लोगों का, हर चीज, हर फील्ड में, हर फील्ड Yes. में, केवल एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाइए तो पता चला कि जो हर तरीके से सक्षम लोग हों, काबिल लोग हों, ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम होता है। और इसीलिए जो मैंने कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा, एक यूनिवर्सिटी ने ये काम किया है इंडिया में, फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था वो प्रोजेक्ट, कि उन्होंने अपॉइंट किया प्रोफेसर्स को, 3 प्रोफेसर्स को अपॉइंट किया शायद, उनको समय दिया कि आपके पास है 3 साल, आपको कोई काम नहीं है, आपको पूरी सैलरी, पूरी पोस्ट, सब कुछ आपको, ऑफिस सब मिल रहा है, आप सिर्फ एक किताब लिखिए, नथिंग, आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी कमेटी में नहीं रखा जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा आपसे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं कराया जाएगा, आपको सिर्फ किताब लिखनी है। ये उस तरह का भी माहौल मिल पाना, वो चीज़ें हैं। चलो खैर, मैं आपको वो एक चैनल का लिंक मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ इसमें, अगर Yes, sir. जो हमारा नेशनल रिसोर्स सेंटर है ना, जी देखा है आपने किसी ने वो वीडियो उसका किसी पर? नहीं सर, अभी तो नहीं देखा सर। ओके, हम लोग भारत सरकार की एक स्कीम है अर्पित, नाम सुना है अर्पित, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। Yes, sir. रिफ्रेशर कोर्स कराते हैं ऑनलाइन, स्वयं के थ्रू, मूक्स के फॉर्म में। तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए एनआरसीज बनाए गए, नेशनल रिसोर्स सेंटर्स, अलग अलग सब्जेक्ट में। जैसे इंजीनियरिंग के 8 एनआरसीज आईआईटी बॉम्बे के पास में है, जूलॉजी का दिल्ली के पास में, हिस्ट्री का जेएनयू के पास में, एजुकेशन के 2 एनआरसीज हैं इंडिया में, 5 बनाए गए थे जिनमें से 3 को खत्म कर दिया गया, 2 ही सस्टेन कर रहे हैं। एक हम हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, और एक यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे है। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का एनआरसी है, उसका कोऑर्डिनेटर मैं हूं, और हमने 2 रिफ्रेशर कोर्स उसमें कराए हैं। जो लास्ट वाला हमने कराया है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी और असेसमेंट के ऊपर है ना। तो उसमें आपको रिसर्च के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। आपके यहाँ गौरव राव जी होते थे कभी कानपुर में, पहले उनके भी वीडियोज हैं उसमें, एसपीएसएस के, एसपीएसएस, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको ना, नल हाइपोथेसिस टाइप 1 टाइप 2, अगर अभी यहाँ बात नहीं हो पाएगी तो उन वीडियोज में आप देख सकते हैं। ओके सर। वो एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रिफ्रेशर कोर्स के लिए बनाए गए वीडियोज हैं, ठीक है। वो एक अलग स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके लिए बनाए गए थे। तो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल चैनल है वो हमारा, उस पर आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। ओके, थैंक यू। अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो वापस वहीं से शुरू करते हैं। तो हमने ये बात कर ली कि हमने प्रपोजल में रिसर्च क्वेश्चंस तक हम पहुंच गए थे, बैकग्राउंड लिखते हुए, इंट्रोडक्शन, रिव्यू करते हुए, और रैशनल लिखते हुए। रैशनल मतलब नीड ऑफ द स्टडी, कारण क्यों करना चाहते हैं। अब हमने, यश शरद कुमार जी बताइए क्या करें। सर ये बताइए सर कि जो रिसर्च प्रपोजल में हम रिसर्च क्वेश्चन कितने रख सकते हैं सर, और ऑब्जेक्टिव कितने रख सकते हैं? ओके, आता हूं मैं, वहीं पहुंच रहा था। रिसर्च क्वेश्चन हमने लास्ट में लिखे, कितने रखेंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन जब आप रिसर्चर के और रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं शुरू में, तब आप रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में, आपने कभी एमएड में सिलेबस में शुरू में पढ़ा होगा, तो उसमें बताया जाता है कि एवरी प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च। किसी भी डिसिप्लिन की बात क्यों ना हो, किसी भी सब्जेक्ट की बात क्यों ना हो, एवरी प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम होने के लिए प्रॉब्लम को कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जैसे प्रॉब्लम रिसर्चेबल होनी चाहिए। अब जैसे मैं कहूं कि लोग एजुकेशन को प्रायोरिटी क्यों नहीं देते, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब मैं ये प्रॉब्लम लोगों को, उनकी सोच बदलनी है, ये रिसर्च की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं देते, कारण जानना रिसर्च का हो सकता है, लेकिन लोगों को रिसर्च की प्रॉब्लम, रिसर्च एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए बाकी सब चीजों के ऊपर, मैं एटीट्यूड चेंज करना चाहूं उनका, ये फिर रिसर्च का पार्ट नहीं है। तो प्रॉब्लम रिसर्चेबल होनी चाहिए। रिसर्चेबल फिर कई चीजों में आकी जाती है, क्या आपके गिवन टाइम रिसोर्सेज में पॉसिबल है उसको, क्या उसको प्रैक्टिकली फिजिबल है उसका आंसर ढूंढ पाना, कई सारे ये चीजों के उत्तर जो देती है समस्या, अगर ये सब चीजें कर पाना संभव है तो हम कहते हैं कि रिसर्चेबल है ये प्रॉब्लम। तो आप रिसर्च क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं, आप उनको डिलिमिट करते हैं।
डिलिमिटेशन एक कॉन्सेप्ट है ना, आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस को डिलिमिट करते हैं कि ताकि आप उन्हीं प्रश्नों को रखें जितनों का उत्तर आप अपने निर्धारित समय में तलाश सकेंगे। ये रूल कोई नहीं है उसका। अब जब हमने रिसर्च क्वेश्चंस लिख लिए तो रिसर्च क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग होता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में, प्रपोजल में। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जो हम स्पेसिफिकली कहना चाहते हैं, अब यहाँ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में दो तरीके के मत आपके सामने हो सकते हैं। एक, कुछ लोग कहते हैं कि आपका स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में ही आप सारी बात लिख दीजिए, किस डिस्ट्रिक्ट में किस क्लास के बच्चों पर, सब्जेक्ट के किस टॉपिक पर आप काम करेंगे ना। जैसे मैंने कहा कि इफेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स ऑन अचीवमेंट इन साइंस, कुछ को लोग कहेंगे कि नहीं आप लिखिए अचीवमेंट ऑफ साइंस इन 9th क्लास स्टूडेंट्स। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं आप इसको और स्पेसिफाई कर दीजिए अचीवमेंट इन साइंस ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट्स ऑफ यूपी बोर्ड। ये एक डिबेट है। डिबेट मतलब अलग अलग मत हैं इसमें लोगों के। मैं व्यक्तिगत तौर से इस बात का पक्षधर हूं कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम का जो टाइटल है, खासकर, और एडवाइजेबल भी है आपको ये, खासकर उन यूनिवर्सिटीज में जहां आरडीसीज रिजिड हैं थोड़ी सी, जो एक बार आपने अप्रूव कर दिया टॉपिक उसके बाद उसमें बहुत चेंजेस नहीं अलाउ करते, तो आपको चाहिए कि आप प्रॉब्लम का स्टेटमेंट जो होगा, आपका टाइटल ऑफ द वर्क जो होगा, उसको बहुत स्पेसिफाई मत करिए, जनरल टर्म्स में करिए, क्योंकि स्पेसिफिकेशन डिलिमिटेशन के लिए अंदर आपको जगह मिलेगी चैप्टर 1 में। जैसे आपने कहा इफेक्टिवनेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स ऑन अचीवमेंट इन साइंस। अब आप 9th में करेंगे या 10th में करेंगे या बाद में डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से करके आप अपने आप को सेफर रख सकते हैं, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। तो और रिसर्च का जो आपका टॉपिक है, जैसे पहले हम लिखते थे अ स्टडी ऑफ, अभी आजकल नया ट्रेंड जो है, इंटरनेशनल ट्रेंड, इंडिया में तो लोग अभी ट्रेडिशनल चल रहे हैं, वो कहेंगे हो सकता है आप ना लिखें तो आपका आरडीसी जोड़ दे, इसमें लिख दो अ स्टडी ऑफ। लेकिन अभी इंटरनेशनल ट्रेंड ये है तो इन वर्ड्स को, जो कॉमनली अंडरस्टूड वर्ड्स हैं, उनको अवॉइड करने के लिए कहते हैं। अब तो इंटरनेशनली रिसर्च पेपर भी फर्स्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, आई डिड दिस वर्क, हम लिखते हैं द रिसर्चर डिड, हम थर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, अपनी कोई भी रिसर्च रिपोर्टिंग हम थर्ड फॉर्म में करते हैं, पैसिव वॉइस में करते हैं, वो एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव वॉइस में, और सब्जेक्ट कह रहा है वी रिसर्चर्स, वी बोथ डिड दिस, आई डिड दिस वर्क, आई कलेक्टेड सैंपल दिस वे, इस वे में लिखने की बात करते हैं। खैर वो एक अलग है, आपकी यूनिवर्सिटी में भी वो सिस्टम आया ना आया, अभी इंडिया में कहीं भी नहीं आया है, बहुत कम लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं इस बात को, लेकिन होगा आज नहीं तो कल वो। लेकिन टाइटल जरूर आप बहुत स्पेसिफिक मत करिए। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट भी लिखते हैं, मत लिखिए डिस्ट्रिक्ट उसमें, उतना स्पेसिफिक आप अंदर करेंगे ना डिलिमिटेशन, अपनी पॉपुलेशन डिफाइन करेंगे तब लिख दीजिएगा। टाइटल लिखने के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपका आएगा ऑब्जेक्टिव्स। अब आपके प्रश्न का उत्तर आएगा ऑब्जेक्टिव्स। यस साक्षी। सर रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च स्टेटमेंट में एग्जांपल के थ्रू डिफरेंस क्लियर कर दीजिए। क्या कोई अंतर होता भी है? मेरी जो समझ कहती है, रिसर्च प्रॉब्लम इन जनरल वर्ड्स में कह देते हैं, बहुत स्पेसिफिक टर्म्स यूज नहीं करते, उसी को स्पेसिफिकली टेक्निकली लिखना रिसर्च स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट का प्रॉब्लम का स्टेटमेंट, ठीक। मेरा वर्क है कि आई वांट टू स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स, ये मैंने रिसर्च प्रॉब्लम अपनी बता दी। लेकिन स्टेटमेंट में मैं कह रहा हूँ स्टडी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स ऑन अचीवमेंट इन साइंस ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट्स। अगर मैंने ये कहा या स्पेसिफाई नहीं किया 9th क्लास नहीं लिखा, केवल अचीवमेंट इन साइंस, मेरी समझ ये कहती है साक्षी, ठीक है। ओके सर। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। आपके रिसर्च क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स को लीड करते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव हर रिसर्च में होंगे, क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो। रिसर्च क्वेश्चंस से डराइव होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च क्वेश्चंस कई बार थोड़े से ब्रॉड हो सकते हैं, ब्रॉडर होने की वजह से एक रिसर्च क्वेश्चंस में से कई ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल स्पेसिफाइड करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। इसलिए मेरी रिसर्च में जितने रिसर्च क्वेश्चंस होंगे उतने ऑब्जेक्टिव्स तो होंगे ही मिनिमम।
उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वन रिसर्च क्वेश्चन में लीड टू मेनी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, इसलिए संख्या का मामला यहां भी फिक्स नहीं हुआ। उसके बाद हम लिखते हैं फिर उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए अगर मेरी रिसर्च में जरूरत है तो हाइपोथेसिस। अब यहां भी डिफरेंस है अलग अलग, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग कहेंगे कि आप टॉपिक और ऑब्जेक्टिव के तुरंत बाद ऑपरेशनल डेफिनेशंस लिखिए, ठीक। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि ऑपरेशनल डेफिनेशंस हाइपोथेसिस के बाद लिखी जानी चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर से अपनी राय नहीं बता रहा हूं, मैं कंक्लूड करता हूं कि हाइपोथेसिस के बाद लिखे जाने चाहिए। रीजन, आई एम अगेन कोटिंग जॉन डब्ल्यू बेस्ट। जॉन डब्ल्यू बेस्ट की आप हाइपोथेसिस वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ें तो वो जब हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं तो वो कहते हैं कि हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल, ये कैरेक्टरिस्टिक है हाइपोथेसिस का। एंड a research hypothesis to be testable, the terms must be defined operationally। ये जॉन डब्ल्यू बेस्ट का स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं आपको। A research hypothesis must be testable and a research hypothesis to be testable, the terms must be defined operationally। इसका मतलब है जो हाइपोथेसिस में मैंने टर्म यूज किए हैं उनको मुझे ऑपरेशनली डिफाइन करने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल वो टर्म्स जो मैंने टॉपिक में यूज किए हैं उतना ही नहीं, हाइपोथेसिस में अगर मैंने कुछ और टर्म्स भी यूज कर लिए हैं तो उनको भी मैं ऑपरेशनली डिफाइन करूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप टॉपिक लिखने के बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखिए, हाइपोथेसिस लिखिए, अब लिखिए आप ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स। और जब हम लिख रहे हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स तो ध्यान दीजिए, आई एम नॉट राइटिंग डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स। जब स्पेशलिस्ट शब्द यूज किया है ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द टर्म, इसका मतलब है कि डेफिनेशन कोई दूसरी भी होती है। एक ऑपरेशनल डेफिनेशन है तो कोई दूसरी डेफिनेशन भी होती है। इसका मतलब दूसरी डेफिनेशन जिसको आप कॉमनली जिसको हम डेफिनेशन कहते हैं वो एक्चुअल में होती है थ्योरेटिकल डेफिनेशन। ओके, उसका और एक नाम है कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन। जैसे मैंने आई डिफाइंड इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस की मैंने वेशलर की डेफिनेशन दी, थर्स्टन की डेफिनेशन दी, ये सब कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। हम वहां लिख रहे हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनलाइज करने का मतलब होता है किसी भी टर्म को, किसी भी वेरिएबल को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, हाउ यू आर गोइंग टू मेजर इट। मैं बिल्कुल लेमैन शब्दों में बता रहा हूं, आप इसको कैसे नापेंगे। जैसे मैंने कहा ऐसे, और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है एजुकेशन में। एजुकेशन में हमारे पास हम कंस्ट्रक्ट्स यूज करते हैं। कंस्ट्रक्ट जानते हैं ना, वे बिहेवियर्स जिनको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जैसे व्यक्ति की हाइट, क्या एक कंस्ट्रक्ट है? नहीं, पैमाना लगाइए, नाप लीजिए। वजन कंस्ट्रक्ट नहीं है। इंटेलिजेंस कंस्ट्रक्ट है। इंटेलिजेंस के लिए आपके पास कोई ऐसा स्केल नहीं है कि दिमाग में लगाओ और नाप लो। जिस दिन ऐसा हो जाएगा तब ये कंस्ट्रक्ट नहीं बचेगा। इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, ये सब कंस्ट्रक्ट हैं जिनको आप डायरेक्ट नहीं नाप सकते। आप इनडायरेक्टली उन बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करते हैं जो इन गुणों के उपस्थिति को बताते हैं। जैसे बहुत कॉमनली मैं एक उदाहरण देता हूं कि आपने देखा कि एक व्यक्ति नए जूते पहन के जा रहा है, रास्ते में कीचड़ पड़ी सड़क पर और वो सड़क में से कीचड़ में से होते हुए निकल गया। एक दूसरा व्यक्ति आया, वो भी नए जूते पहन के आया है, कीचड़ पड़ी, उस साइड से बच कर निकल गया। कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है? जो बच के निकल गया। ये बिहेवियर है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ इंटेलिजेंस। कंस्ट्रक्ट्स के लिए हम उन बिहेवियर्स को ढूंढते हैं, इसलिए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एस्टेब्लिश करना सबसे कठिन काम होता है। हम उन बिहेवियर्स को ढूंढते हैं जो उस गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति को बताते हैं। आप इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या करते हैं? आप वो बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हाँ, इससे व्यक्ति की बुद्धिमानी का पता चलता है। जैसे भाटिया बैटरी इंटेलिजेंस टेस्ट, आप पैटर्न ड्राइंग करवा रहे होते हैं तो आप देख लेते हैं कि कोई जल्दी जो ड्रॉ कर देगा इसका मतलब ज्यादा बुद्धिमान है। तो हम ज्यादातर साइकोलॉजी एजुकेशनल रिसर्चेज में कंस्ट्रक्ट से डील कर रहे होते हैं, और जब कंस्ट्रक्ट को मेरे पास
नापने का डायरेक्ट तरीका नहीं है, तो मैं इसको कैसे नापूंगा ये बताना जरूरी है, क्योंकि उसको नापने के व्यक्ति के बुद्धिमान होने के हजारों लाखों बिहेवियर्स हैं। दो लोगों में लड़ाई हो रही है, तीसरा व्यक्ति आके भी लड़ने लगा। दो लोगों में लड़ाई हो रही है, तीसरा व्यक्ति आके साइड से बच के जाके पुलिस को खबर कर दी। कौन ज्यादा बुद्धिमान? हजारों लाखों बिहेवियर हो सकते हैं जो आदमी की बुद्धि के बारे में बताएंगे। मैं किन बिहेवियर्स की बात कर रहा हूं अपनी रिसर्च में, ये मुझे बताना होगा कि मेरे यहां मेरा मतलब बुद्धि से इन बिहेवियर से है। ये जो आप स्पेशली डिफाइन करते हैं कि मैं इन बिहेवियर्स के लिए नापूंगा, यही ऑपरेशनल डेफिनेशन। जनरल डेफिनेशन तो आपने कह दिया कि तर्कपूर्ण व्यवहार, तर्कपूर्ण व्यवहार कॉमन टर्म है, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, लेकिन जब आप उसको बिहेवियर में बताएंगे तो फिर आपको कंक्रीट एग्जांपल चाहिए। वो जो कंक्रीटाइजेशन आप कर रहे हैं वही ऑपरेशनलाइज करना है। इसीलिए इसका बहुत सिंपल तरीका जो हम यूज करते हैं, बहुत सबसे अच्छा तरीका इसका है यूज करने का कि आप ये बता दीजिए कि मैं इस टूल से नापूंगा, खत्म बात। इसलिए ऑपरेशनल टूल में ये बताना बहुत जरूरी है कि आप कैसे इसको नापने जा रहे हैं। जैसे मैंने इंटेलिजेंस को conceptually define this research, intelligence means scores obtained by a candidate on Bhatia Battery Intelligence Test. Whosoever is scoring higher is high intelligent. Whosoever is scoring low is less intelligent. खत्म हो गया डिफाइन। इसलिए ऑपरेशनल डेफिनेशन में टूल का या मेजरमेंट का जिक्र करना जरूरी होता है। अच्छा तरीका यह होता है कि आप न केवल ऑपरेशनल दें, न केवल थियोरेटिकल दें, दोनों दे दें। पहला पैराग्राफ दीजिए थियोरेटिकल, दूसरा दे दीजिए ऑपरेशनल, ठीक है। लेकिन ऑपरेशनल डेफिनेशन में जो मिसकंसेप्शन है, जो गलती मिलती है, जो आपने कहा था किन गलतियों से आप बचें, जो जितनी थीसिस में चेक करता हूं उनमें से मोर देन 80% में कमी मिलती है कि ऑपरेशनल डेफिनेशन हेडिंग पढ़ा है, लिखिए केवल थियोरेटिकल डेफिनेशन। नो, डोंट डू इट। ऑपरेशनल डेफिनेशन जरूर लिखिए, हाउ यू आर गोइंग टू मेजर इट। इसी को हम टेक्निकली कहते हैं हाउ यू आर गोइंग टू ऑपरेशनलाइज इट इन योर रिसर्च। ऑपरेशनलाइज का मतलब कैसे नापने जा रहे हो, कैसे बताओगे इसका फल आदमी बुद्धिमान है, कैसे बताओगे कि उस आदमी का इंटेलिजेंस अचीवमेंट बढ़ गया। आपने कहा कि मेथड एक्स और मेथड वाई को मैं कंपेयर कर रहा हूं, एक्स से अचीवमेंट बढ़ा या वाई से बढ़ा, कैसे बताओगे? बोले साहब अचीवमेंट टेस्ट रिसर्चर बनाएगा फॉर दिस पर्पज, उस पर ज्यादा स्कोर का मतलब ज्यादा अचीवमेंट है, हो गया। आप कोई स्टैंडर्ड टूल यूज नहीं कर रहे हैं, आप बनाने जा रहे हैं, तो भी आप ऑपरेशनल डेफिनेशन में लिखेंगे द इंटेलिजेंस, मैं इंटेलिजेंस टेस्ट बनाना चाह रहा हूं, तो intelligence in this research means scores obtained by a candidate on a tool to be developed by the research, developed and standardized by the researcher for this purpose. ठीक है, तब भी आप ये लिखेंगे ऑपरेशनल डेफिनेशन। इसके अलावा फिर आप लिखते हैं उसमें हाइपोथेसिस की बात मैं कर चुका आपसे, हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस लिखेंगे अगर जरूरत है तो। फिर आप लिखते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन के बाद डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन कुछ लोग यहाँ लिखते हैं, कुछ लोग बाद में लिखते हैं। तो ऑर्डर मैंने कहा ना कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का फॉलो करिए, कॉन्सेप्ट में बात कर ले रहा हूँ। डिलिमिटेशंस, डिलिमिटेशन और लिमिटेशन दो अलग अलग टर्म है, एंड आई होप कि आप दोनों को जानते होंगे। लिमिटेशंस भी हमको अपनी रिसर्च की रिपोर्ट में लिखनी है। प्रपोजल में लिमिटेशंस नहीं लिखी जाती, प्रपोजल में डिलिमिटेशन लिखा जाता है। रिसर्च की रिपोर्ट में डिलिमिटेशन और लिमिटेशन दोनों लिखे जाते हैं। आप जब भी कोई रिसर्च की अपनी जनरलाइजेशंस देते हैं तो यू शुड गिव विद लिमिटेशंस। लिमिटेशंस नेगेटिव कॉनोटेशन है काइंड ऑफ, लेकिन उनको एक्सेप्ट कर लेना रिसर्च की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। और डिलिमिटेशन नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है, एक पर्पसफुली किया हुआ डिसीजन है, पर्पसफुली लिया हुआ डिसीजन। जैसे मैं साइंस अचीवमेंट देखना चाहता हूं, लेकिन साइंस में हमने कैटेगरिकली हाई स्कूल में, लेकिन मैंने साइंस में केवल और केवल फिजिक्स पर देखूंगा, तो मैं डिलिमिट कर रहा हूं अपने वर्क को। मैं अचीवमेंट देखना चाहता हूं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से, लेकिन मैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सिर्फ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन लेवल देख रहा हूं, मैंने डिलिमिट कर लिया। डिलिमिट करने से मैं वर्क को
वर्केबल बनाता हूं कि मैं इतनी मेरे पास टाइम है, इतनी एनर्जी, इतना रिसोर्सेज है, मैं इतना करूंगा। निश्चित है कि जितना आप डिलिमिट करते जाएंगे, शॉर्ट नैरो करते जाएंगे, उतना ही आपकी जनरलाइजेशन की कैपेसिटी घटती जाएगी। अगर मैंने डिलिमिट किया है सिर्फ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन के लिए, तो मैं इन्हीं 3 लेवल के लिए अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज कर पाऊंगा। अगर मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से केवल फिजिक्स को लिया है, तो मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए जनरलाइज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, वो तो रिप्रेजेंटेशन का मामला है सीधा सीधा सा। लिमिटेशन डिलिमिटेशन में कोई कंफ्यूजन है किसी को? दो ही लोग तो हैं जुड़े हुए अभी, वर्तिका भी थी अभी, खैर बाकी लोग तो लगता चले गए। सर हैं सभी हो सर होंगे सर लोग हैं। सब लोग हैं, तो कोई क्वेश्चन नहीं है लिमिटेशन डिलिमिटेशन में? हूँ सर, जुड़ा हूँ। क्या बात है, थैंक यू संतोष जी। कोई क्वेश्चन डिलिमिटेशन में? ओके चलो, अच्छी बात है, नहीं है तो डिलिमिटेशन हम मेंशन कर देंगे। ध्यान दीजिए, पॉपुलेशन आपकी डिलिमिटेशन नहीं होती है। पॉपुलेशन आप उतने के लिए ही रिसर्च करने जा रहे हैं। विद इन पॉपुलेशन डिलिमिटेशन होती है। ठीक है, खैर उसके अलावा फिर आप लिखते हैं उसमें प्रपोजल में मेथोडोलॉजी का एक हेडिंग। मैं कुछ वैसे कोई छूट जाएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। मेथोडोलॉजी, अब नाउ मेथोडोलॉजी इंक्लूड्स योर टाइप ऑफ रिसर्च। आपकी रिसर्च कौन सी है? सब फ्यूचर टेंस में होगा। आप डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं, हिस्टोरिकल कर रहे हैं, या एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर दे रही है व्हाट वाज, तो हिस्टोरिकल, व्हाट इज तो डिस्क्रिप्टिव, व्हाट विल हैपन इफ तो एक्सपेरिमेंटल। इसके अंतर्गत भी सब टाइप क्या है आपकी रिसर्च का। जैसे आप डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आप एक्सपोस्ट फैक्टो कर रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। ठीक है, आपकी पॉपुलेशन क्या है। मैं जैसा शुरू में बता चुका हूं कि नॉट नीड टू डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन। आप रिसर्च की किताब नहीं लिख रहे हैं, आप सिंपल बताएंगे दिस इज माय पॉपुलेशन, दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ द रिसर्च। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होती है किसी को पढ़ना होगा तो रिसर्च की किताब से पढ़ेगा, आपकी थीसिस से पढ़ने की जरूरत नहीं। पॉपुलेशन में से फिर आपका सैंपल क्या है, आप क्या प्रपोज सैंपल कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, सैंपल के साइज और सैंपल की सैंपलिंग की टेक्निक में मैच होना चाहिए। कई बार हम लिखते हैं कि 50 students will be selected using incidental sampling, convenient sampling जिसका दूसरा नाम है। It's a wrong statement. You cannot decide the sample size in advance if you are going to use convenient sampling. Convenient sampling तो होती है वो जो आपको मिल जाएगा उस वक्त। आपको क्या पता है कितने मिलने वाले हैं? समझ रहे? कोटा सैंपलिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको साइज देना जरूरी है, क्योंकि इसमें आप कोटा पहले से फिक्स करके चलते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सैंपलिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं, कौन सी आप प्रपोज कर रहे हैं। बहुत कॉमन चलन है लिख देने का सिंपल रैंडम सैंपलिंग, और करते हैं नहीं। सर कोई इसमें प्रीडिफाइंड सर कोई रेशियो सर फिक्स है कि पॉपुलेशन और सैंपलिंग के बीच नहीं, कोई साइज नहीं है। तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं अपने मन से कि मन से नहीं, पॉपुलेशन है तो मन दो से सौ नहीं। मैंने कहा ना, रिसर्चर के पास मन का स्कोप ही नहीं पूरी रिसर्च में। कुछ सर किताबें हैं, वही including- बताता हूँ, कुछ किताबें हैं इंक्लूडिंग गैरेट जो एक टेंटेटिव फॉर्मूला देते हैं सैंपल साइज बताने का। कुछ लोग हैं जो 10% पर आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सैंपल साइज 30 लार्ज सैंपल हो जाता है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें कॉन्टेक्चुअल हैं। रिसर्चर
रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट को, अपनी पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट को देख के डिसाइड करता है। जैसे मैं 30 का एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति के बारे में भारत के अलग अलग राज्यों के बच्चे क्या सोचते हैं। तो भारत में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मिला के 30 से ऊपर हैं। तो यहां तो मैं 30 का भी सैंपल लूंगा तो भी छोटा पड़ जाएगा, हर एक राज्य का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा। एक राज्य का रिप्रेजेंटेशन एक बच्चे से कराना भी अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, और मैं 30 भी लूंगा तो भी छोटा है। तो 30 का जो सैंपल साइज है वो बड़ा होता है। ये भी एक कॉन्टेक्स्ट में है। जब मेरी पॉपुलेशन होमोजीनियस है और मैं रैंडम सैंपल ड्रॉ कर रहा हूं, तब 30 का साइज माना जाता है। बिहेवियरल साइंसेज में कंप्लीट होमोजीनियस पॉपुलेशन का मिलना बड़ा मुश्किल काम है। हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उनमें हेट्रोजेनिटी रहती है। बहुत रेयर केस में कोई आप होमोजीनियस पॉपुलेशन पाएंगे, इसलिए वो चीज हम पर लागू हो ही नहीं पाती 30 वाली। तो मेरी सैंपल का नेचर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और ये रैंडमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं ना। रैंडमाइजेशन को इतना प्रेफर क्यों करते हैं? रैंडमाइजेशन इक्वल होने की गारंटी नहीं है। रैंडमाइजेशन का अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ें तो आप पाएंगे कि रैंडमाइजेशन एक थियरी पर बेस्ड है कि दुनिया में इंडिविजुअल इवेंट्स के बारे में प्रेडिक्ट कर पाने उतना संभव नहीं है जितना कलेक्टिव इवेंट्स के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे क्लास में आप किसी स्टूडेंट, एक इंडिविजुअल के बारे में कुछ प्रेडिक्शन करिए या क्लास के लिए कॉमन प्रेडिक्शन करिए, कौन सा ज्यादा आसान है? पूरे कॉमन बिहेवियर के बारे में, पूरे कॉमन बिहेवियर। तो वहीं से रैंडमाइजेशन का कॉन्सेप्ट उभरा है। कलेक्टिव प्रेडिक्शन के ज्यादा बेहतर हो, इसलिए आप रिप्रेजेंटेशन लीजिए कलेक्टिव, उससे प्रेडिक्ट करिए तो एरर कम होगी। इसलिए रैंडमाइजेशन को हम फॉलो करते हैं। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट चलता है जो आप अभी बात कर रहे थे इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो वगैरह में, कॉज एंड इफेक्ट। एक जो हम बड़ा कॉमन मिस्टेक करते हैं, अच्छा हुआ वो बात याद आ गई मुझे, आप भी अपना टॉपिक बनाते समय ध्यान रखिए। एक जो हम बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, हम दो चीजों का कोरिलेशन निकालते हैं और उनको कॉज एंड इफेक्ट बता देते हैं। सिंस थिंग्स गो टुगेदर, one of them is cause, another is effect. Intelligence and achievement, both are correlated, so high intelligence causes high achievement. It's a wrong interpretation. This is called post hoc fallacy. Post hoc fallacy term पढ़ा है ना रिसर्च में, यही है post hoc fallacy. जिस दिन मैं छाता लेके निकलता हूं उस दिन बारिश नहीं होती, जिस दिन छाता लेके नहीं जाता बारिश हो जाती है। छाते का बारिश से रिलेशन है ही नहीं कुछ। पोस्ट हॉक फैलेसी। कोई दो चीजें एक साथ घट रही हैं, बढ़ रही हैं, कोरिलेशन हो सकता है, बट कोरिलेशन इज नॉट ए गारंटी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कोई दो चीजों में कोरिलेशन किसी थर्ड इफेक्ट की वजह से हो सकता है। वो दोनों चीजें ही, उदाहरण एक समझिए, मेरी बालकनी में एक पौधा लगा हुआ है जो धूप चाहिए जिसको, और मैं भी बालकनी में रोज बैठता हूं धूप लेने के लिए। मेरे शरीर में विटामिन डी और पौधे का बढ़ना, दोनों में कोरिलेशन आ जाएगा क्योंकि हम दोनों लगातार धूप में बैठ रहे हैं। विटामिन डी मुझे धूप से मिल रहा है, लेकिन क्या मेरे विटामिन डी से पौधे की हाइट पर फर्क पड़ रहा है? कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है क्या? नहीं, वो तीसरे किसी कारण की वजह से हो रहा है, सूरज की वजह से हो रहा है। और ये बहुत कॉमन है, आप कभी उठा के देखिए, अपनी यूनिवर्सिटी में देखिएगा, बहुत सारी थीसिस में होगा, निश्चित हर यूनिवर्सिटी में मिलेगा आपको ये प्रॉब्लम, जहां लोगों ने कॉज एंड इफेक्ट लिख दिया, निकाला है कोरिलेशन। नो, कोरिलेशन से कॉज एंड इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। जहां कॉज एंड इफेक्ट होंगे वहां कोरिलेशन आ जाएगा, लेकिन कोरिलेशन सफिशिएंट नहीं है कॉज एंड इफेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए। वो दोनों किसी और चीज की वजह से प्रभावित हो सकते हैं साथ साथ। इसलिए ये गलती मत करिएगा। कॉज एंड इफेक्ट एस्टेब्लिश करना, और जब भी हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, हम एक्सपोस्ट फैक्टो कर रहे होते हैं। एक्सपोस्ट फैक्टो में कंट्रोलिंग बड़ा टफ काम है। हमने कहा कि पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से अचीवमेंट प्रभावित होता है।
हाँ होता होगा, लेकिन इन बच्चों का अचीवमेंट पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से ही ज्यादा है। और कंफाउंडिंग वेरिएबल्स समझते हैं ना, जो कंफ्यूज करते हैं। तो हम कई बार गलती करते हैं, कोरिलेशन में जबरदस्ती एक को इंडिपेंडेंट दूसरे को डिपेंडेंट वेरिएबल कह देते हैं। हर रिसर्च में वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसलिए कहीं कहीं किसी रिसर्च, आई हैव सीन इन सम यूनिवर्सिटीज, उनके फॉर्मेट में मैंडेटरीली लिखा होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताइए, डिपेंडेंट वेरिएबल बताइए। ये फॉर्मेट उन लोगों ने बनाए जिनको रिसर्च की समझ नहीं है। अगर मेरी कॉज एंड इफेक्ट रिसर्च नहीं है तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं होगा। गॉट इट? तो वेरिएबल मेरी रिसर्च में क्या है, क्या उनमें कॉज एंड इफेक्ट है, ये मुझको टॉपिक में भी ध्यान रखना है और आगे करते हुए भी ध्यान रखना है कि कोरिलेशन एक अलग फिनोमिना है, कॉज एंड इफेक्ट एक अलग फिनोमिना है, दोनों अलग अलग चीजें। मैं दोनों को मिक्स मैच ना कर दूं। खैर, तो मेरी रिसर्च की टाइप क्या है, अप्रोच क्या है, पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, सैंपलिंग टेक्निक क्या है। सैंपलिंग टेक्निक में एक बड़ा और कॉमन मिसकंसेप्शन जो करते हैं लोग, पर्पजिव सैंपलिंग जिसको आप कहते हैं, जहां आप प्रोबेबिलिटी के लिए जा रहे हैं लिख देते हैं कि हमने पर्पजिव सैंपलिंग, इट्स अ वेरी कॉमन। और जितनी थीसिस में आपको पर्पजिव सैंपलिंग लिखा मिलेगा, उनमें से 90% से ज्यादा में पर्पजिव सैंपलिंग वो गलत होगी। वहां कन्वीनियंट सैंपलिंग को पर्पजिव लिख रहे होते हैं, दोनों में अंतर है। मैंने एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, मेथड ए मेथड बी का इफेक्ट देखना चाहता हूं, तो मैंने अपने पड़ोस में एक स्कूल से बात कर ली, प्रिंसिपल साहब ने मुझे अलाउ कर दिया, मैंने वहां जाके अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया। कौन सी सैंपलिंग हुई? सुविधाजनक। पर्पजिव नहीं हुई। 1 मिनट के लिए होल्ड करिएगा आप लोग। हाँ जी, तो ये होगी आपकी कन्वीनियंट सैंपलिंग, सुविधाजनक जिसको आप कन्वीनियंट, एक्सीडेंटल, इंसिडेंटल, सैंपल ऑन द स्ट्रीट, ये सब एक ही के नाम है। ओके, पर्पजिव सैंपलिंग का बेहतर नाम है जजमेंटल सैंपलिंग। ज्यादातर टाइम हम पर्पजिव सैंपलिंग गलत डिफाइन कर रहे होते हैं। कौन सी होती है पर्पजिव सैंपलिंग, जरा बताइए मुझे। सर जैसे जो है मानसिक मंदता वाले बालकों के ऊपर अगर हम कर रहे हैं तो पर्पसेस हम खाली उन्हीं पे जाके डायरेक्टली हम जो अप्रोचेबल हैं पर्पसफुल जाके ढूंढ के केवल उन्हीं पे करेंगे। जो अप्रोचेबल हैं, यस सर। ये तो आपकी चेन सैंपलिंग नहीं हो गई, स्नोबॉल जिसको बोलते हैं, या जो अवेलेबल है तो कन्वीनियंट। थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर जहां हम जजमेंटल हों, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विचार के बारे में सोचा जाए तो हमें जो लगे कि ये प्रोफेसर सही बता सकते हैं, उनसे जानकारी हासिल करना। ओके, नहीं तो पहले से नहीं ले सकते कि वो अच्छा बताएंगे या बुरा बताएंगे। तो जहाँ नहीं ले सकते, ये बायसनेस हो जाएगी। रिसर्च पर्पस के हिसाब से आपके पॉपुलेशन की संख्या कम होती है और उनके बिना संपर्क किए आपका काम नहीं हो सकता। वहाँ जब हम अप्रोच करते हैं तो वो जजमेंटल सैंपलिंग या पर्पसिव होता है। और कोई? अच्छा, कोई ये कहना चाहता है कि जो सैंपल हमारे पर्पस को पूरा करे वो पर्पसिव सैंपलिंग? मैंने वही कहा सर, रिसर्च के पर्पस के हिसाब से जहाँ हमारा पर्पस हो पॉपुलेशन। अच्छा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे रिसर्च के पर्पस को पूरा नहीं करेगी वो पॉपुलेशन इतना लार्ज हो कि सर वो वहाँ हम रेंडमाइज कर पाए,
सभी को। हाँ, रेंडमाइज कर लिया मैंने, सिंपल रैंडम सैंपल ड्रॉ किया लॉटरी मेथड से, तो क्या मेरी वो पर्पज सैंपलिंग नहीं हो जाएगी? वो भी तो मेरा पर्पज पूरा कर रही है। और इस हिसाब से देखा जाए, इस डेफिनेशन के हिसाब से, तो फिर सारी की सारी सैंपलिंग टेक्निक पर्पसिव है, सब पर्पज पूरा करती है, कौन सैंपलिंग पर्पज पूरा नहीं करती? नहीं सर, ये मैं पॉपुलेशन की साइज को भी मैंने ध्यान रखने का। साइज से कुछ लेना देना नहीं है इसका, साइज से लेना देना नहीं है। होते हैं। हाँ। ओके, चलो क्विकली मैं इसको डिस्कशन को कट कर देता हूँ यहाँ पर। पर्पसिव सैंपलिंग का जो बेहतर नाम है वो जजमेंटल सैंपलिंग है। बिल्कुल डिफरेंट फिनोमिना है। जो आप लोगों ने जो कही ना बात, जय सिंह ने जो कही या नीरज जी जो कह रहे थे, इनको मिला के मैं एक बात कह रहा हूँ, थोड़ा पार्ट इनका सही था, थोड़ा पार्ट इनका सही था। जब रिसर्चर पूरी पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन में कई सारे सेगमेंट्स होते हैं जनरली, अपनी रिसर्च के, अपनी पॉपुलेशन के कुछ सेगमेंट्स को सिर्फ इसलिए सेलेक्ट करता है या इसलिए छोड़ देता है कि उसका जजमेंट लगता नहीं, मतलब मन नहीं करता उसका लॉजिक ये कहता है कि मेरी रिसर्च के क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए ये सेगमेंट सफिशिएंट है, बाकी सेगमेंट को छोड़ देता है और उस सेगमेंट में से फिर सैंपलिंग करेगा। 2 स्टेप हो गए पर्पसिव में। जैसे एक एग्जांपल वो जो मैं बहुत कॉमनली देता हूं हर जगह, कुकर की सिटी सुनाई पड़ी अभी मुझे। प्रेशर कुकर कौन सी कंपनी का अच्छा है, यूनाइटेड का या हॉकिंस का? मैं ये सर्वे करना चाहता हूं। तो जो प्रेशर कुकर यूज करते हैं सब मेरी पॉपुलेशन है, हाउसवाइफ्स हैं, सिंगल बैचलर्स जो रहते हैं, सिंगल लोग जो रहते हैं, होटल वाले हैं, रोड साइड ढाबे वाले हैं, सब जो यूज करते हैं। मैंने कहा कि हाउसवाइफ्स आर सफिशिएंट टू टेल मी उनका आई टुक अ जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सम एकेडमिक रैशनल। ध्यान दीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है नहीं चलता। मैंने कहा रिसर्चर के पास ऐसा कोई स्कोप नहीं है। आई हैव अ रैशनल कि सब सबसे ज्यादा यूज करने वाली हाउसवाइफ्स हैं, उनसे जो मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी